अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं समाज और मैं हूं मुनीबा मज़ारी। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे खैरियत से होंगे, SOPs को फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं एक बात और भी ज़रूर ऐड करूंगी। अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, कोशिश कीजिए अपने आप को वैक्सीनेट करवा लीजिए, अपने वालिदैन को भी वैक्सीनेशन कराइए अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी बैक टू नॉर्मल हो जाए। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। मीडिया का एक बहुत अहम रोल था किसी ज़माने में, जिसमें हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात करते थे, नेशन बिल्डिंग की बात करते थे। और ये दौर कोई बहुत पुराना नहीं, ये वो दौर है जब सिर्फ PTV हुआ करता था। ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे ड्रामास, ऐसे टॉक शोज डिज़ाइन किए जाते थे जिसके ज़रिए इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी, कौम की नेशन बिल्डिंग होती थी। मगर वक्त के साथ साथ ये चीज़ें तर्क हो गईं। मगर मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज भी वहीं पर है। और आज उसी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए मैंने और मेरी टीम ने ये सोचा कि आज के समाज के एपिसोड में हम बात करें कि हम क्यों पस्ती और तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। शायद इसलिए कि हम अपने दीन से दूर हैं। पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना, जिसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, क्या ये सिर्फ नाम की हद तक इस्लामिक है? क्या हमारी आइडियोलॉजी, हमारा कल्चर हमारे दीन की अक्कासी करता है? वो तरबियत जो हम अपने बच्चों की कर रहे हैं, क्या उसमें दीन की झलक कहीं हमें नज़र आती है या नहीं? हम क्यों दीन से इतना दूर हो गए? मैं हमेशा कहती हूँ कि इस्लाम से ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न रिलीजन कोई नहीं। एक ऐसा मज़हब जो आपको सोने, जागने, उठने, बैठने, बातचीत, हुकूकुल इबाद की तमाम तर ट्रेनिंग देता है और सिर्फ ये चाहता है कि जिस माशरे में हम रहते हों वहाँ मॉडेस्टी हो, वहाँ क्लास हो, वहाँ ग्रेस हो, वहाँ इखलाकियात हों, वहाँ इंसानियत हो। तो क्यों हम दीन से दूर हो गए और हमें पता ही नहीं चला? मेरी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। नाजरीन, आज के दौर में हमारे समाजी और माशरती रवैये अदम बर्दाश्त का शिकार क्यों हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे रवैयों की तब्दीली मनफी रुख पर गामजन है? वक्त के साथ साथ हमारे रवैयों में बेहतरी के बजाय मनफी रुझान बढ़ता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं? किन आदात की वजह से हमारे रवैये जो हैं वो मनफी रुख अख्तियार करते जा रहे हैं? देखें, एक्चुअली कुछ ऐसा है कि हमारा जो बच्चों का माहौल है वो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। और कोई भी यानी हमारे पास फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं है। बच्चे हर टाइम मोबाइल यूज़ करते हैं और बच्चों को पेरेंट्स बुलाते हैं या कोई काम है तो वो बिल्कुल भी उनकी एक्टिविटीज़ नहीं है। और माशरे का जो है वो निज़ाम इस वजह से तबाह हुआ है क्योंकि बच्चे बाहर नहीं जाते, उनके माइंड बिल्कुल जो है वो माउफ हुए हैं। उनको पता ही नहीं है हमने क्या करना है क्या नहीं है, या एक्सरसाइज है हमारे लिए, हमने खेलना है, प्लेइंग करनी है, हमने कुछ ना कोई गेम एक्टिविटीज़ करनी है, यानी उनमें कोई है ही नहीं आज के दौर में। मैं बच्चों को बाहर इसलिए लेके आती हूँ, बच्चे फ्रेश हो जाते हैं और बच्चे खुश होते हैं बाहर का माहौल देख के, और मोबाइल से बच्चों पे अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यहाँ पार्क में खेलने आए हो, कैसा लग रहा है आपको यहाँ? मुझे पार्क में बहुत मज़ा आया। मुझे मम्मा पार्क में घूमने के लिए लाई हैं। ज़रूरी है कि हम अपनी इनफरादी ज़िंदगियों से बाहर निकलें और एक दूसरे की तकलीफ़ को महसूस करें। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप हमें ये लेना चाहिए कि हम अपनी सोशल लाइफ को, जो हमारी वर्चुअल लाइफ है, जो फ़ोन के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर है, नो डाउट सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है। हम उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़ी देर को सोशल मीडिया को साइड पर रख के हम एक दूसरे से उनके हालात पूछें, एक दूसरे के साथ सोशल गैदरिंग्स करें, ताकि हमें हम एक दूसरे के साथ एतमाद में लें एक दूसरे को, और उनके बातों को बर्दाश्त करना हमारे अंदर इतना तहम्मुल आए कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकें। कम्युनिकेशन गैप्स हैं, इस वजह से लोगों के बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं, लोग ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। हम अगर अपने बचपन में जाएं तो हम देखते थे कि हम सुबह उठते थे तो हम आंखें मलते हुए शायद टेरेस में जाते थे या दरवाज़ा खोल के बाहर देखते थे कि कोई बाहर है, क्रिकेट खेलें उसके साथ जाके, या हॉकी खेलें, या और नहीं कुछ तो हम रनिंग के लिए पार्क में चले जाएं। लेकिन आज अगर हमारे घर में बच्चे जो हैं वो उठते हैं तो वो सबसे पहले उठ के आंखें मलते हुए ये चेक करते हैं कि उनका मोबाइल जो है वो फुल चार्ज हो गया है कि नहीं हो गया, उनकी टैब जो है वो चार्ज है कि नहीं है। बिल्कुल ये बात सही है कि डिजिटल गैजेट्स इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंसान की जो अपनी सेल्फ क्रिएटिविटी है उस पर एक लॉक लगाना शुरू कर दिया है। पेरेंट्स को चाहिए कि सोसाइटी में अपने बच्चों पे ज़्यादा तवज्जो दें, अपने बच्चों को सोशल मीडिया से निकाल के पार्क्स और खेलने कूदने के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इंडल्ज करें और ख़ुद भी इंडल्ज हों, ताकि आगे फ्यूचर में आने वाली नस्लें भी इस चीज़ में फ़रोग़ पाएँ। आपका ये जो क्वेश्चन है कि बच्चों को जो है ना वो सोशल एक्टिविटीज़ से जो है ना वो दूर रखना चाहिए, आई फर्मली बिलीव ऑन दिस and I agree with this idea. The reason is that जो सोशल मीडिया है, जब तक उसके लिए कोई लेजिस्लेशन ना हो, उसके लिए कोई SOPs ना बनाए जाएं, बच्चों के जहन को तबाह बर्बाद करते हैं।
लोगों के साथ मेल जोल रखना, इज्तिमाई खुशी और गम में शरीक होना, घरों में अकेले बैठकर गेम्स के बजाय मैदानों में बच्चों को खेलने का मौका देना वक्त की ज़रूरत है। इज्तिमाई खेल सेहतमंद ज़िंदगी की अलामत हैं और इन्हीं की वजह से हमारे मशरती रवैयों में मुस्बत तब्दीली आने के इम्कानात भी हैं। रिपोर्ट आपने देखी। आज हम बात करेंगे कि हम दीन से दूर क्यों हैं, या कहीं दीन तो हमसे नाराज़ होकर दूर नहीं हो गया। ये लम्हा फ़िक्रिया है, ये सोचने का मकाम है हम सब के लिए। हमें भी ज्वाइन किया है डॉक्टर अबू बकर सिद्दीक ने, जो कि रिलीजियस स्कॉलर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि हम दीन से दूर हो गए डॉक्टर साहब, या दीन हमसे नाराज़ हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वद्दर्राए वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वलआफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। यहाँ पर आज का जो आपका प्रोग्राम है इंतहाई अहम और मुआशरे के तामीर के हवाले से और तामीर किरदार के हवाले से भी बहुत अहम है। जी देखिए, हम इस वक्त जिन रवैयों में फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, वो रवैया या रवैये कोई एक जिहत के नहीं हैं, मल्टी डायमेंशनल रवैये हैं। मुआशी रवैये, समाजी रवैये, मुआशरती रवैये, सारे के सारे रवैये हमारे बिगड़ चुके हैं। असल सवाल ये था कि क्या ये बिगड़े हुए रवैये हमारे अपने हैं? मैं अगर अपने वालिदैन को देखूं, मैं अपने दादा को देखूं, जब मैं कहता हूँ मैं देखूं तो इसका मतलब है हम। तो हम अगर अपने इन असलाफ को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को, तो हमें नज़र आता है, ज़्यादा दूर नहीं, 3 दहाइयाँ पीछे चले जाइए तो माशरे का ये अदम बर्दाश्त और ये जो रवैये बिगाड़ था, ये नहीं था। बिल्कुल। ख़ानदान तो इकट्ठे रहते थे, दोस्तियाँ थी, मुखलिस थी, सब कुछ इखलास था, रवैयों में इखलास था, इखलाक था। लेकिन आज वो नहीं है। इन 3 दहाइयों में हुआ क्या है? बुनियादी तौर पर गैर शऊरी अंदाज में हमारे रवैयों को वैक्सीनेट किया गया है। हम वैक्सीनेटेड हैं, हमारे रवैये बुनियादी तौर पर वैक्सीनेटेड हैं, और ये जो इस वक्त हमें बिगाड़ नज़र आ रहा है, ये उस वैक्सीन का असर है। अब वो वैक्सीन क्या है, उसके एक तारीखी पस मंज़र है। मैं ज़रा थोड़ा सा आपको बैक में लेके जाऊँ मगरब में, कि 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी, ये 3 सदियाँ मगरब की बड़ी अहम हैं। आप अगर तारीख का मुताला करें, आज जहाँ वेस्ट, पूरा यूरोप और अमेरिका, बरतानिया, ये जहाँ आज खड़ा है, आपको 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी में ये नज़र नहीं आएगा। 13वीं, 14वीं और 15वीं सदी में ये जो वेस्ट था, ये बीमारियों का गढ़, कीचड़ का घर, और ये सब कुछ जहालतें थी कि वो वहाँ पर थी। वहाँ के जो उस वक्त के फ़िलासफ़र हैं, उस वक्त के जो राइटर्स हैं, आप ज़रा उनको पढ़ें कि उनका फोकस क्या था। 13वीं, 14वीं और 15वीं, ये 3 सदियाँ ऐसी हैं जहाँ पर उनके ऑथर्स ने, देखें, एनलाइटमेंट, तहरीक रोमानवियत आई, ओरिएंटलिज्म आया, मुख्तलिफ इज़म वहाँ पर उभरे। उन सब का फोकस एक था कि हाउ टू डिविएट योर सोसाइटी फ्रॉम देयर रिलीजन। मगरब के इन फ़िलासफ़र्स ने जो कोशिश की थी वो ये थी कि इंसान को रूहानी खुदा की अब्दियत से निकाल कर इंसान की नफसानी ख्वाहिशात की गुलामी में धकेल दिया। बंदा समझता है कि मैं अपना खुदा खुद हूँ, हकीकत में ऐसा नहीं है। इंसान को कोई और है जो कंट्रोल कर रहा है। अब मगरब ने जब ये काम कर दिया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ह्यूमन राइट्स आया, ह्यूमन राइट्स ने आकर ये कहा कि ह्यूमन बीइंग इज फ्री टू डू एनीथिंग, यानी वो अपनी चाहत में आज़ाद है। मैं जो चाहूँ, मैं अपनी इस चाहत में, चाह सकने में मुझे किसी किस्म की पाबंदी और रुकावट का सामना नहीं है। लेकिन मुझे अल्लाह ताला का एक फरमान, तुम चाह भी नहीं सकते अगर वो ना चाहे। वो ना चाहे तो हम तो चाह भी नहीं सकते अगर रब की रजा शामिल ना हो। लेकिन मगरिब ने क्या किया हुआ था, मजहब से तो अब खत्म हो गए, डिविएट हो गए। तो अब वो उनकी ये वो चीजें थी जो नौजवानों को अट्रैक्ट कर रही थी उनके सोसाइटी की। क्योंकि रोक टोक नहीं, जवाबदेही नहीं आप किसी को। बिल्कुल। तो कहा कि जी आप अपनी चाहत में आजाद हैं। अच्छा, ह्यूमन राइट्स का तस्वुर उन्होंने डिफाइन क्या किया? उन्होंने ये डिफाइन, इस अंदाज में उसको डिफाइन किया कि राइट्स आपस में क्रॉस कर जाएं, यानी कहीं पर रेजिस्टेंस ना हो। मेरी जो चाहत है, मैं अगर उसको चाहूं तो मेरी चाहत किसी और की चाहत के साथ क्लैश ना करे। उन्होंने ये अंदाज बनाया। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये हक दे दिया कि अगर लड़की घर से निकलकर किसी बॉयफ्रेंड के साथ कोई ताल्लुकात कायम करना चाहती है, या बच्चा इसी तरह करना चाहता है और पेरेंट्स उसको रोकना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को ये हक ही नहीं है।
अगर पेरेंट्स उसको मारेंगे तो लड़की को ये हक है कि वो घर से निकल जाए और जाकर किसी के साथ रहना शुरू कर दे। हाँ, वालिदैन को ये हक है कि वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं उसे कतई ताल्लुकी करना, उनका और कोई हक नहीं है। वो अपना हक इस्तेमाल करेंगे, ये अपना हक इस्तेमाल करेगा, इसलिए कि फर्द है और हर फर्द अपनी ख्वाहिश में आज़ाद है। ये उनकी सोसाइटी में ह्यूमन राइट्स का तस्वुर उभरा और आहिस्ता आहिस्ता हर वो चीज़ जो एक मुहज़्ज़ब मुआशरे में जुर्म शुमार हो सकती थी वो ह्यूमन राइट्स की लिस्ट में शामिल होता गया और उसको आसान कर दिया गया। जो चीज़ भी जुर्म हो सकती थी यानी क्राइम हो सकती थी वो ह्यूमन राइट्स के नाम पर आपको लिस्ट में मिल गया, यानी कि कानूनी जवाब मिल गया। अच्छा, इसी तरह जो सजाएं थी जी, सजाएं जो थी, सजाएं भी जो भी सजा दी जा सकती थी जराइम को रोकने के लिए उनमें भी कुछ कमी आ गई, इसलिए कि जब आप जुर्म की लिस्ट को कम कर देंगे तो सजाएं भी आपकी कम हो जाएंगी। बिल्कुल। तो इस वजह से वहां पर जराइम जो थे वो जवाज की लिस्ट में आ गए, हत्ता कि उनकी पार्लियामेंट्स ने, हमारे यहाँ उमूमन कहा जाता है कि जी आपके यहाँ क्राइम रेट ज़्यादा है पाकिस्तान का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का क्राइम रेट कम है। मैं उन दोस्तों से उमूमन ये कहता हूँ सिर्फ क्राइम रेट की लिस्ट निकाल लें, उनके यहाँ जो चीज़ें कानूनी हैं वो हो रही हैं तो वहाँ जराइम ही नहीं है। हमारे यहाँ उनकी कानूनी चीज़ें वो क्या है, जराइम है। तो साफ ज़ाहिर है अगर हमारे यहाँ वो होंगी तो हमारा रेट बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि दो दोस्त खड़े हों और किसी से कहा जाए जो जाना चाहता है एक कदम आगे आ जाए तो एक दो से एक कदम पीछे हट जाए तो जो वहीं खड़ा है तो वो खुद बहुत आगे हो जाएगा। तो वेस्ट ने यही काम किया। डॉक्टर साहब, अब लम्हा फिक्रिया ये है कि हम उसी वेस्ट को देखते हैं, हम उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बात करते हैं, हमारी तरक्की की डेफिनेशन ही आज तक सॉर्टेड नहीं। हमें ये लगता है कि अगर जो चांद या मरीख पे पहुंच गया वो जी बहुत तरक्की याफ्ता है। मुझे ये बताइए, दीन की रोशनी में जिस समाज में इखलाकी इक़दार ना हो और टेक्नोलॉजी हो, क्या वो समाज तरक्की याफ्ता कहलाएगा? मुझे अगर इजाजत दें मैं थोड़ा सा इस बात को ले आऊंगी, बिल्कुल आप ही की बात की तरफ मैं आ रहा हूँ। लोग कहते हैं कि जी मगरिब के अंदर तो बड़ा बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, हमारे यहाँ इनटॉलरेंस है। मैं भी कहता हूँ ये एक आपके सामने एक सिर्फ हवा है, एक शराब है जो आपको नजर आता है कि मगरिब में इस तरह है। सिर्फ थोड़ी सी छोटी सी मिसाल है, आप मगरिब में कोई ऐसी हरकत करके देखें जो उनकी ख्वाहिशात को थोड़ी सी हिट करती हो, फिर देखिएगा कि उनका इंटॉलरेंस कहाँ पे बढ़ता है। Exactly. अब वो खुद कहते हैं कि हर इंसान का अपना हक है जो करना चाहे करे। एक औरत है वो चाहती है कि अगर वहां पर वो नकाब पहने, फ्रांस वाले तो चलती औरत के वहीं पर नकाब नोच लेते हैं। कहाँ गया उनका टॉलरेंस? कहाँ गया टॉलरेंस? गायब हो गया उनका टॉलरेंस। अच्छा, तालीम के नाम पर अब जब हम आए तो मगरिब से हमें तरक्की के नाम पर तालीम इंपोर्ट की गई। मगरिब के तरक्की के नाम से हमारे पर वहाँ पर जो कुछ भी यहाँ पर लाया गया है, तालीम आए ना आए लेकिन वहाँ की तहजीब और वहाँ के कल्चर की गंदगी को हम उठा के ले आए। और उसने अब जब हमने तालीमी निज़ाम बनाया, आज भी हमारा लॉर्ड मेकाले का बनाया हुआ तालीमी निज़ाम है, लॉर्ड मेकाले का उसका बनाया हुआ तालीमी निज़ाम है। और हमें जिस निज़ाम के अंदर रख दिया गया है वहाँ पर स्कूल से, प्राइमरी स्कूल से एक कैरेक्टर है जो बच्चों और बच्चियों के जहनों को बार बार मूवीज़ के जरिए दिखाया जाता है, कार्टून मूवीज़ के जरिए। सिंड्रेला घर से निकल के जाएगी, चोरी छुपे वालिदैन से निकल के जाएगी जाके, तो ये किरदार जब आप पढ़ाएंगे तो फिर मुझे बताएं बच्चों के अंदर शर्म, हया और कि वो जो चादरें थी, जो वो किरदार जो आप सैयदा बीबी फातिमा तो ज़हरा का दिखाना चाहते थे, आपको चाहिए तो जो बीबी ज़ैनब का दिखाया जाता, आपने वो किरदार उनकी आंखों से मख्फी कर दिया, आपने शेक्सपियर पढ़ा दिया, आपने वो कुछ पढ़ा दिए। ये सारी चीज़ें मिलकर आपने हैं। अब हमसे कोई भी हमारी ख्वाहिश के खिलाफ अगर थोड़ा सा भी कोई कमेंट कर देता है, इख्तलाफ राय रख लेता है, अब आप इसे बाहर हो जाते हैं। या डॉक्टर साहब, अगर हमारी ख्वाहिश के खिलाफ दीन की रोशनी में भी अगर हमें कुछ समझाने की कोशिश करे, हम उसका भी मजाक उड़ाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही, अल्लाह करे कि जो लोग सुन रहे हैं वो इस बात को यकीन इस बात पर डाल लें कि जिस वेस्ट को आप देख रहे हैं कि दैट्स एन एपिटमी ऑफ सक्सेस, वो गलत है, वो सिर्फ एक मिराज है, वो एक शराब है जिसकी तरफ आप भागे जा रहे हैं, मगर वो भी अंदर से बिल्कुल खोखले हैं। कोई भी माशरा अगर दीन से दूर होता है, मजहब से दूर होता है, अपनी मॉरल वैल्यू से दूर होता है, वो तरक्की याफ्ता नहीं कहलाता, वो तहजीब याफ्ता नहीं कहलाता। ब्रेक के बाद हम डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि हम बहैसियत समाज क्या दीन की अक्कासी कर रहे हैं,
क्या हमारा कल्चर हमारी दीन की अक्कासी करता है? क्या हमारी तरबियत में दीन का एलिमेंट सामने है या नहीं? क्या हम इस्लाम को फोरफ्रंट पे रख भी रहे हैं या नहीं? और जिस तरह के मैंने पहले भी एक सवाल उठाया है कि क्या हम दीन से दूर हैं या दीन हमसे दूर हो गया है, ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे अभी जो नेक्स्ट 2 पैनलिस्ट्स हैं वो बहुत कमाल के हैं। राजा ज़िया साहब जो कि लाइफ कोच हैं, रिलीजियस स्कॉलर भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं जावेद हुसैन जो कि जर्नलिस्ट हैं। हम बात करेंगे कि एक तो हम दीन से दूर क्यों हैं, और फिर मीडिया का क्या रोल है कि हमें ये बताए कि क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी दीन की रोशनी में, और किस हद तक जाना है और कहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू फॉर योर टाइम। ज़िया भाई, हम वेस्ट से जी बहुत इंस्पायर्ड हैं, हमारी यूथ स्पेशली बहुत इंस्पायर्ड है, और हमें ये लगता है कि वेस्ट में जो हो रहा है तरक्की के नाम पर, चाहे वो बेहयाई हो, चाहे वो इमोडेस्टी हो, चाहे वो हुकूक का कत्ल हो, क्योंकि अगर हम टॉलरेंस की बात करते हैं तो फ्रांस में जब एक लड़की अपने मर्जी से हिजाब पहनती है तो उसका हिजाब खींच लिया जाता है, तो वो टॉलरेंस और वो तरक्की कहाँ चली जाती है? तो ज़रा आप बताइए, क्योंकि आपका बहुत अरसा बाहर गुजरा, क्या वाकई वेस्ट इस काबिल है कि हम उनको इसी तरह फॉलो करें और अपने दीन से दूर हो जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पे इनवाइट किया आज। और जैसा कि आपने फरमाया कि वेस्ट के अंदर हमारे पास क्या हम उनको फॉलो कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जहाँ तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात है तो वो लेना उनसे कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जब हम लोग प्रोग्रेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि जी हम लोग प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो प्रोग्रेस के 2 जाविये हैं जिससे उसको देखना चाहिए। एक है आपकी मटीरियल प्रोग्रेस, जिसमें हमारी बिल्डिंग्स अच्छी बन जाएं, सड़कें अच्छी बन जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो। ये तो मेरे ख्याल है कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करता कि यहाँ पे जाना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस्लामिक गोल्डन एज इसकी बहुत बड़ी गवाह है कि हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत प्रोग्रेस भी किया है। दूसरी तरफ है आप जो प्रोग्रेस करते हैं एज ए सोसाइटी, एज ए होल, जब आप प्रोग्रेस करते हैं, आप देखें कि अगर हम एक तरफ ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, हमारे पास आज लेटेस्ट फोन्स भी आ गए, टेक एंड गैजेट भी आ गया, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें क्राइम रेट्स अपने पीक पे जा रहे हैं, डिवोर्स रेट्स अपने पीक पे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अपने पीक पे है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी अपने पीक पे है। मतलब जितने भी घिनौने तरीन काम, आप रेप, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, माशरा हमारा कांस्टेंट डिग्रेडेशन का शिकार हुआ है। तो सवाल बनता है आखिर क्यों? आप इसको अगर जड़ लें, जिस तरह आपने, मैं आपको एक एजुकेशन का पर्सपेक्टिव दे सकता हूं, और भाई जो मौजूद है साथ ही इंशाल्लाह आपको मीडिया का पर्सपेक्टिव देंगे। देखिए, यही 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि लोगों की जहन साजी करते हैं। या तो आपकी जो इंस्टीट्यूशनलाइज स्कूलिंग है उसका एक बहुत बड़ा रोल है, और दूसरा मीडिया का रोल है। जहां तक स्कूलिंग सिस्टम का ताल्लुक है तो ये बात तो हम सारे मानते हैं कि स्कूल हमें शायद कुछ तालीम तो दे रहा है, लेकिन तरबियत नहीं है उसमें। आप तमाम करिकुलम उठा के देख लें, हम लोग बच्चों को केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, साइंस पढ़ा देते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर बिल्डिंग कहाँ है, जहाँ पे उनको ये बताया जाता है कि सबसे पहले तुम इंसान बनो, लोगों के लिए दर्द रखो, जो भी तुम चीज़ क्रिएट करते हो, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑल्सो, वो चीज़ भी जो है ऐसी ना हो कि जो माशरे में फसाद का बायस बने, माशरे में पोल्यूशन का बायस बने, लोगों के लिए अजियत का बायस बने। वरना करने के तो आप केमिकल वेपन्स बनाना शुरू कर दें, आप प्लास्टिक की चीज़ें बनाना शुरू कर दें जो कि एक पूरी सोसाइटी को आपके तबाह करें। तो आई थिंक हमारे यहाँ एक हमें इस पूरी चीज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है कि जो हमारा दीन हमें बताता था कैरेक्टर वैल्यूज़, कि माँ बाप के साथ तुम्हारा क्या सलूक होना चाहिए, तुम्हारा माशरे में क्या सलूक होना चाहिए, लोगों के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में जब तक हम सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे तब तक मैं समझता हूँ कि जो माशरे की जो कंडीशनिंग है वो करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जावेद साहब, मीडिया का क्या रोल है? बहुत अहम रोल है, लेकिन क्या मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है? जी, इस हवाले से अगर बात की जाए, जो कि इस्लामी फलाही रियासत के तनाजुर में बात की जाए बिलखसूस, तो किसी हद तक ये बात ठीक है कि मीडिया का जो किरदार है वो उस तरह से निभाया नहीं जा रहा जिस तरह से होना चाहिए। लेकिन जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो माशरे के जो नॉर्म्स हैं उनको इस्लामी इक़दार के मुताबिक बनाने के लिए वो ना सिर्फ मीडिया के थ्रू लोगों को तालीम भी दें, और इसी के साथ साथ ज़रूरी है कि जो इस्लामी इक़दार हैं उसको प्रोजेक्ट करने के हवाले से, जैसे कि हमारे मीडिया पे आजकल ड्रामे वगैरह दिए जाते हैं, ड्रामाज आते हैं, उसमें जो चीज़ें पोर्ट्रे की जाती हैं वो शायद हमारे माशरे में आम तौर पर उस तरह से नहीं पाई जाती जो पोर्ट्रे की जाती हैं। तो ज़रूरी ये है कि जो इस्लामी इक़दार हैं उन पर हमारे जो हीरोज़ हैं उनको पोर्ट्रे किया जाए, उनको मंज़र आम पर लाया जाए और उनको रोल मॉडल बनाया जाए हमारे नौजवानों के लिए। तो ये इंतहाई ज़रूरी है, और इसमें मीडिया का किरदार इंतहाई अहम इसलिए भी है कि मीडिया जो है, अब मीडिया से बात सोशल मीडिया तक जा चुकी है, और सोशल मीडिया के लिए भी कुछ डायरेक्शंस होना ज़रूरी हैं कि अफवाह साजी का टूल बनने के बजाय कंस्ट्रक्टिव जो माशरा है उसकी तकमील में और तामीर में वो अपना हिस्सा डाले।
जावेद साहब, आपने बहुत अच्छी बात की, हीरोज। जिया भाई, हीरो की डेफिनेशन क्या है? हमारे यहाँ तो हीरो भी वो है जो फिल्म में एक्टिंग अच्छी करता हो, जो वेस्ट में बड़ा मशहूर हो, जो गाना अच्छा गाता हो। हमारी यंगस्टर्स को तो हीरो की डेफिनेशन भी मालूम नहीं। हम अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम क्यों हजरत खदीजा की बात नहीं करते, जो एपिटमी ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट थी उस दौर में जब औरतों को जिंदा दरगोर किया जाता था। तो हम ना मिसाल ठीक देते हैं, और उसके बाद जब दीन की बात की जाती है तो मीडिया पर बैठकर तमस्खुर उड़ाया जाता है उन लोगों का जो दीन की रोशनी में आपको सही डायरेक्शन देते हैं। तो हीरोज की डेफिनेशन क्या है, हमारी यूथ को बताइए। देखिए, हीरो वो है जो कामयाब है, ठीक है। अब कामयाब कौन होता है, अब ये एक और सवाल है। कामयाबी देखिए, हम लोग फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव हमें ये बात पता है कि कामयाबी हम कहते हैं अल्लाह ताला से, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। तो कामयाब असल में वो है जो दुनिया में भी कामयाब हो जाए और आखिरत में भी हो जाए। तो दुनिया की कामयाबी तो हम लोगों ने इस वक्त अपने हीरोज को दे दिया ना, जो हमें, जो आप कह लें कि बड़े कोई सुपरस्टार बने हुए हैं, सेलिब्रिटीज हैं, फैन फॉलोइंग है, उनके पास पैसा है, दौलत है, तो हमें सिर्फ एक साइड दिखाई जाती है। अच्छा, वो जो पैसा उन्होंने एक्वायर किया है, वो बाय हुक और बाय क्रुक जो भी हो, हम कहते हैं बस ये हीरो है बंदा, अगर इसके पास पैसा है। और आपको पता है आजकल कई ऐसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोट एंड कोट, जो फेमस हैं जस्ट बिकॉज दे आर फेमस, मतलब उनके पास कोई क्लेम टू फेम नहीं है। क्यों है? फॉलोइंग है, बस फॉलोइंग उनकी बन गई, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो व्लॉग करना शुरू कर दिया, वीडियोस बनाना शुरू कर दिए और अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, और लोग इसीलिए उनको समझ रहे हैं कि भाई जस्ट बिकॉज इस बंदे के पास 2-4 पैसे आ गए हैं तो हम इसको फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, जो भी वो कुछ कर रहा है। लेकिन हमारे हीरोज जो हैं वो खासतौर पर जो भाई ने भी इशारा किया, जो इस्लामिक हीरोज जो हैं वो ना सिर्फ दुनिया में भी फॉर एग्जाम्पल फतूहात हो रही हैं, कॉन्क्वेस्ट हो रही है, बट इसके साथ साथ वो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। वो ऐसे लोग हैं जो कि जस्टिस कायम करने वाले हैं, जो लोगों की खैर ख्वाही की बात करने वाले हैं। और मैं समझता हूँ इस सेंस में मीडिया का एक बहुत अमेजिंग रोल है जो मीडिया कर सकता है, बिकॉज मीडिया फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स हैज बीन प्लेइंग अ वेरी पिवटल रोल इन कंडीशनिंग पीपल। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास आप दो माशरों का आप एग्जांपल लें, एक माशरा ए है और एक माशरा बी है। माशरा ए जो है उसमें आपने जो भी फिल्म दिखानी है, ड्रामा दिखाना है, टेलीफिल्म कुछ भी दिखाना है, वो सारे आपके वही हीरोज हैं जो मैंने आपको भी बताया कि पैसा, दौलत, माल, लड़की, औरत, ये वो, और वो आपको एक पार्टी लाइफस्टाइल और शराबो कबाब वो दिखाया जा रहा है। और कंटिन्यूसली आप 14 साल के लिए यही कंटेंट दिखाएं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रशियंस एंड द चाइनीज वो कहते हैं कि 14 साल के अंदर एक माशरे की पूरी जो है ना वो इस्लाह का प्रोसेस हो सकता है। यानी कि अगर बच्चा है वो जीरो से यानी स्टार्ट होता है तो वो पूरा 14 ईयर्स में वो आप उसकी कंप्लीट ब्रेन वॉशिंग कर सकते हैं। सो इमेजिन करें कि 14 साल तक आप एक ही किस्म के ड्रामे, फिल्में, यही सास बहू के झगड़े, उसका ब्रेकअप हो गया, वहां मेकअप हो गया, वहां तलाक हो गई, ये आपका कंटेंट है पूरे मीडिया का। इस माशरे का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो खुद सोचें क्या होगा। और दूसरी तरफ एक ऐसा माशरा जहां पे आपने ऐसे ड्रामाज, ऐसी मूवीज दिखाई हैं जहां पे इस्लामिक हीरोज को सेलिब्रेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि माफ करना क्या होता है, बताया जा रहा है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट क्या होती है, बताया जा रहा है कि अल्लाह से डरने वाले लोग कौन होते हैं, और उनको उनकी स्टोरीज दिखाई जा रही हैं कि वो कितने अजीम लोग हैं। ये 14 साल तक कंडीशनिंग आप यहां करें। अब आप खुद सोचें कि क्या इन दोनों में से जो आउटकम निकल रहा है वो बराबर होगा? Never. कभी भी नहीं होगा। सो अब आप ये देखें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब मैं अपने टीन एजेस में था अभी, तो उस जमाने में एक फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल-एयर के नाम से एक कॉमेडी शो शुरू हुआ था। तो मेरे अब्बा जान मुझे कहा करते थे कि ये लड़का तुम्हें बदतमीज बना रहा है। एंड हालांकि उस टाइम पे मुझे आइडिया भी नहीं हुआ कि क्यों कह रहे हैं, बट वो शो देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि वो सबलिमिनली ना आपके अंदर एक बात बैठती है कि जिस तरह वो अपने अंकल के साथ, ऑल्दो उसका अंकल उसमें होता है, उसके साथ जो रिलेशनशिप कर रहा होता है, वो चीजें हमारे अंदर भी ना आहिस्ता आहिस्ता आ रही होती हैं, क्योंकि हम उसको अपना आइडियल समझ रहे होते हैं कि ये लड़का क्योंकि फनी है, ह्यूमरस है, बड़ा स्टाइलिश है, तो ये अगर अपने अंकल के साथ बदतमीजी कर रहा है तो मैंने अगर 2-4 लफ्ज बोल दिए तो क्या हो गया। सो इसका एक डेफिनेट इफेक्ट होता है। तो इसलिए अगर हम इस कॉन्टेंट को ठीक कर लें तो आई थिंक फिर हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सकते हैं। मीडिया में कैसे हम ये बताएं कि ये आपका बच्चा देख सकता है और ये नहीं देख सकता, क्योंकि बज़ाहिर इस वक्त जो भी नज़र आ रहा है वो देखने के काबिल और सुनने के काबिल नहीं है। इस हवाले से जो है वो आप कानून साजी तो ऑलरेडी मौजूद है कि पार्लियामेंट में कानून साजी की जाती है, या पैमरा का जो एक इदारा कायम किया गया वो भी इसी हवाले से था कि, लेकिन उसके अंदर इस तरह की कोई कंटेंट की जजमेंट के हवाले से कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कंटेंट जो है वो कंटेंट जो एडिटर्स हैं इदारों के अंदर मौजूद हैं, या उनके जो एडिटोरियल बोर्ड्स तश्कील दिए जाते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कंटेंट को अकॉर्डिंग टू हमारे जो लॉज या हमारे जो इस्लामिक जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक उनको ढालें। और इस हवाले से इखलाकी तौर पे हमारी बहैसियत फ़र्द एक मुसलमान होने के नाते भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर मैं फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ या मैं एंकरिंग कर रहा हूँ,
तब तक जब तक मैं ख़ुद को इस पैराए में नहीं ढालूँगा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तब तक मैं दूसरों को ये तालीम नहीं दे सकता कि वो भी इस चीज़ पर अमल करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो ओपिनियन मेकर्स हैं या जो प्रोग्राम एंकर्स हैं या दीगर जो हमारे मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, उनको चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगियों में भी इन चीज़ों को लेकर आएँ, उसको फिर आगे उसकी तरवीज की जा सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात, जहाँ तक कंटेंट को मॉनिटर करने के हवाले से है, तो इस्लामी फ़लाही रियासत की तरफ जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं, अगर उसकी तरफ मज़ीद पेशरफ्त होती है और मज़ीद इक़दामात किए जाते हैं, तो यकीनन फिर इस तरफ भी तवज्जो दी जाएगी और फिर हम इस्लामी फ़लाही रियासत की बुनियाद रखने के हवाले से जो चीदा चीदा जो अहम नुकात हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं मीडिया के हवाले से भी। तो ज़रूरी है कि एक हमारे जो ओपिनियन मेकर्स या जो लेजिस्लेटर्स हैं उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसी चीज़ों की तरफ तवज्जो देंगे तो ऑटोमेटिकली मीडिया पे भी वो चीज़ें हाईलाइट होंगी। यूथ हमारी बेरा रवि का शिकार है और लोग तनकीद अगर करना चाहें, पॉजिटिव तनकीद भी तरीके के साथ, तमीज़ के साथ, तब भी उनको निशाना बनाया जाता है कि नहीं, लेट देम बी, वो जो कर रहे हैं वो करने तो वो आज़ाद हैं। लेकिन मुझे ये बताइए ज़िया भाई कि जब किसी समाज में इखलाकी इक़दार ख़त्म हो जाएं, मॉरल वैल्यूज़ तबाह हो जाएं, क्या वो माशरे तरक्की करते हैं? नहीं, कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप देखें कि वो जो आजकल एक वो हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं, पूरे माशरे के अंदर वो चीज़ आपको नज़र आती है। आप देखें इस वक्त जहाँ पे हमने अभी यूरोप की बात की, मैंने एक अरसा गुजारा वहाँ पे, मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने वहाँ पे ओल्ड होम्स में भी जाके बात की है, वहाँ पे लोगों से बैठ के, वो जो वहाँ के जो ना बूढ़े बूढ़े अंकल्स और आंटीज़ हैं, उनके साथ बैठ के मैंने उनके दुख दर्द शेयर किए उनके साथ। और मैं आपको बता सकता हूँ कि उनका माशरा जो है ना वो टोटल कलैप्स की तरफ जा रहा है। और ये ऐसी तहजीब उन्होंने क्रिएट कर दी है जो अपने खंजर से खुद ही मरेगी वो, क्योंकि उन्होंने किया ये कि ठीक है साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गए हैं, लेकिन उनकी सोशल फैब्रिक माशरे का बर्बाद होकर रह गया। कोई शादी करना नहीं चाहता, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर शादी करते हैं फ़ौरन डिवोर्स पे चले जाते हैं। नंबर 3, उनके यानी बच्चों के साथ भी वो मामला है नहीं। 17-18 में आम सी बात है एक नौजवान घर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको ये फील होता है कि मेरे माँ बाप जो हैं मेरे फ़न और एंटरटेनमेंट की राह में रुकावट हैं, तो मैंने तो परसू करना है हैप्पीनेस, मैंने वो परसूट ऑफ हैप्पीनेस जिसको वो कहते हैं, मैंने उस परसूट, तो माँ बाप रुकावट बन रहे हैं, तो माँ बाप को आराम से साइड पे किया, ओल्ड होम में भेज दिया, या अपने घर में भी हैं तो वहाँ रहें, साल में एक दफ़ा हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे कह के अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, वो निभा दिया, और उसके बाद जो है मैं अपनी लाइफ को खुद इंजॉय कर रहा हूँ। और वो जो माँ बाप हैं बेचारे, वो इसी तरह से पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं, 65 में रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद वो या तो अपने घर में बेचारे अकेले जो है ना पड़े पड़े खराब होते रहते हैं, या फिर वो किसी ओल्ड होम में चले जाते हैं जहाँ पे कोई उनका वाली वारिस नहीं होता, और इसी तरह वो बेचारे मर जाते हैं, और फिर उनको स्टेट जो है वो फ्यूनरल दे देती है या क्रीमेट कर देती है। तो इट्स अ वेरी सैड एग्जिस्टेंस। इन्हीं ममालिक के अंदर हाईएस्ट रेट्स ऑफ डिप्रेशन मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेशंस इन्हीं ममालिक में मिल रहे हैं, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि जहाँ पे आप एक तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो जो जिसको हम डिनाई नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ जब आप फैमिली सिस्टम को ख़राब करेंगे, जब आपके पास वो आखिरत की फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाते हैं कुरान मजीद में कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। तो जब आपने अपनी लाइफ से अल्लाह को ही बाहर निकाल दिया है, और आप अपने कवानीन के अंदर अपनी बातों में, इवन जिस तरह हम लोग अभी बात जो ना हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारे शोज़ में अल्लाह की बात नहीं है, बल्कि हमारे शोज़ हों, प्रोग्राम्स हों, उसमें हम लोग अल्लाह ताला की बात को, अल्लाह के दीन की बात को, जिस तरह आपने शुरू में इशारा किया था, हम बहुत बिलिटल करना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जो खालिक कायनात है, जो आपके दिल के अंदर सुकून डाल सकता है, वो सुकून देगा आपको? वो कभी नहीं देगा। ये जो सुकून है ना, इत्मीनान है, ये अल्लाह की तरफ से खास रहमत है, जो कि अल्लाह ताला उन दिनों में डाल देता है जो कि लोगों का दर्द फील करने वाले लोग होते हैं। लेकिन जब आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, आप एक नार्सिसिस्टिक आपका वर्ल्ड व्यू है, आप अपने बारे में बस ख्याल करते हैं, दूसरों की फिक्र नहीं है आपको, और आपको ये फिक्र नहीं है कि माशरा खराब हो रहा है, इसकी इस्लाह कैसे हो सकती है, तो कैसे आप समझ सकते हैं कि आपके दिल में वो इत्मीनान अल्लाह ताला डालेगा? सो इसलिए मैं समझता हूँ माशरे को एक बहुत सिवियर जो है ना वो चेंज की इस वक्त ज़रूरत है। हम तालीम की बात कर रहे हैं और तरबियत की बात कर रहे हैं, जो तालीम इस वक्त हमारे बच्चों को दी जा रही है, जिसमें बस उनको कहा जाता है कि A is for apple and B is for ball, क्या ये तालीम काफ़ी है? क्योंकि इसमें तरबियत का आंसर नहीं, जिस तरह आपने भी कहा, और हमारे वालिदैन की तरफ से भी तरबियत में लैकिंग आ रही है। कितने वालिदैन हैं जो अपनी जान छुड़ाने के लिए, माजरत के साथ, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात कड़वी लगेगी क्योंकि ये सच्ची बात है, अपनी जिम्मेदारियों को दूर करने के लिए हम बच्चों को जल्दी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं कि हमारी तरफ से बस स्कूल का काम है, जो तरबियत कर दे, जो तालीम कर दे। आपको नहीं लगता कि हम बच्चों को जल्दी स्कूलों में डालकर बरीउज़्ज़मा हो जाते हैं अपनी जिम्मेदारी से? ये बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन इसके पीछे कुछ फैक्टर्स, जैसे माशी फैक्टर भी एक कार फरमा है कि बेशतर लोग जो हैं वो मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं। आजकल दौर ऐसा है कि अपने ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दोनों का काम करना ज़रूरी है।
इस हवाले से फिर लोगों को अपने बच्चों की तरबियत, क्योंकि तरबियत का आगाज़ घर से ही हो जाता है बच्चे की, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उनको फिर वो बेबी सीटर्स वगैरह जिस तरह से उनको स्कूल्स हैं वहाँ पर छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो मगरिब में जिस तरह से हो रहा है उस तरह से शायद हमारे यहाँ उस तरह से अभी वैसा नहीं है। तो बच्चों की तरबियत पर माँ बाप का चेक एंड बैलेंस तो एक रखना चाहिए, और तरबियत में अहम किरदार है वालिदैन का। और स्कूल्स में जैसा कि हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा अब ये चीज़ें कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है बच्चों पर, तो उस तरफ जो है वो रुझान बढ़ जाता है, और आम बच्चा जो है अमूमन स्कूल से बाहर भी है, उसकी तरबियत के लिए कोई एहतमाम नहीं है। तो हमारी रियासत का भी और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसे बच्चों को फोकस करें जो कि जिन पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं, या जो असातिज़ा हैं उनकी ग्रूमिंग ज़रूरी है। तो ये लाजिम है, और वालिदैन तो लाजमी बात है, उनके ऊपर ये अवलीन ज़िम्मेदारी है कि फ़र्द को एक ज़िम्मेदार शख्स बनाने के लिए ज़रूरी है कि वालिदैन उस पर तवज्जो दें। बिल्कुल। ज़िया भाई, ये बताइएगा, प्रोग्राम का टाइम कम है, कि हम कैसे अपने बच्चों को इस फितने के दौर में बचाएं, और अगर हम ये देखें कि हमारा बच्चा या हमारी यूथ बेरारवी का शिकार है, तो हम दीन की रोशनी में किस तरह उनको समझाने की कोशिश करें? जी, देखिए मैं इसमें इन शॉर्ट ये कहूँगा कि वालिदैन को ये पता होना चाहिए कि बच्चे जो है ना, ये हमारे पास अल्लाह की तरफ से अमानत है। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये अल्लाह ताला की ही मखलूक है। अल्लाह ताला इनको वापस बुला लेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आए भी अल्लाह की तरफ से थे, जाना भी अल्लाह के पास है। अल्लाह हमसे ये पूछेगा कि ये बच्चे मैंने तेरी जिम्मेदारी में दिए थे, तूने इनके साथ क्या किया, तूने इनको कैसा बनाया, तूने इनको क्या वैल्यूज़ और एथिक्स और मोरालिटी और वो सिखाएं, क्या ये अल्लाह के बंदे बने या नहीं बने। तो पेरेंट्स के ऊपर सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि वो अपने बच्चों पर टाइम इन्वेस्ट करें। देखिए, जो हमारे बच्चों को टॉयज़ इस वक्त इतने नहीं चाहिए जितना उनको आपका टाइम चाहिए। हम लोग अक्सर ये करते हैं कि बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए उनको खिलौनों पे लगा देते हैं और कहते हैं मेरा चलो जिम्मेदारी पूरी होगी। हालांकि बच्चों को आपका टाइम चाहिए, और जितना छोटी उम्र में बच्चा होता है उतना ज़्यादा वो आपका टाइम क्रेव कर रहा होता है। तो वो क्योंकि वो एक स्पंज की तरह चीज़ें सीखता है। अब वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर माँ बाप वहाँ पे मौजूद हैं और वो उसकी तरबियत के अंदर एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो कल को एक बड़ा अच्छा और जिम्मेदार जो है ना शख्स बनेगा। लेकिन अगर आप उससे पीछे हट जाएंगे फिर उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि बच्चों की किरदार साजी करने से पहले जो यानी तरबियत से पहले जो एक फेज आता है वो है रिलेशनशिप का। आप किसी शख्स की तरबियत नहीं कर सकते जब तक आपका उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। रिलेशनशिप प्री रिक्विजिट है तरबिया करने से पहले। सो अगर कोई उस्ताद भी है ना, तो वो रूहानी बाप हुआ करता था, ठीक है, ये था मैंने जानबूझ के कहा, अब नहीं है। वो रिलेशनशिप नहीं है ना, क्योंकि पहले बताया था कि जी उस्ताद है, तुम्हारा रूहानी बाप है ये। अब क्या है, अब टीचिंग भी एक प्रोफेशन है। मतलब आप आए, आप चले गए, पार्ट टाइम पढ़ाते हैं, आपके कोई स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं है, बच्चा पास हो फेल हो आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है। तो उस जमाने में ना एक टीचर का भी एक बड़ा रुतबा था कि वो सोचता था कि भाई मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट करना, ये मेरे पौधे हैं छोटे छोटे जिनको मैंने गाइड करना है, जिनको मैंने ग्रूम करना है, मेरे लिए सदका जारिया बनेंगे कल को ये। तो आई थिंक हम लोगों ने वो कहते हैं दोज हु कैन डू टीच। तो अब हम लोगों ने टीचिंग का प्रोफेशन भी बेचारा इतना मिस्कीन सा कर दिया है कि जो किसी फील्ड में नहीं आता वो फिर टीचर बन जाता है, और वो भी सिर्फ 1-2 साल के लिए बनता है। उसको भी लाइक मोस्ट ऑफ द टीचर्स, मैं खुद टीचर हूं बाय द वे, वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। वो सोचते हैं कि जी हम लोग बस थोड़ी देर के लिए आएंगे और उसके बाद हमने ट्रांजिशन कर जाना किसी और चीज में जब जॉब बेहतर मिलेगी। तो आई थिंक इस सेक्टर पे भी हुकूमत को देखना चाहिए कि टीचिंग जो सबसे बेस्ट आपके स्टूडेंट्स है ना, उनको टीचर बनना चाहिए जो सबसे बेस्ट हो, यानी ताकि वो फिर जब पढ़ाएगा तो जिस शौक से और पैशन से पढ़ाएगा फिर वो पता चलता है। बिकॉज गुड टीचर्स डोंट टीच फ्रॉम द बुक, दे टीच फ्रॉम द हार्ट। क्या बात है, तो ये आई थिंक हमें करना चाहिए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच। मीडिया का रोल बहुत अहम है, तालीम भी ज़रूरी है लेकिन तरबियत भी ज़रूरी है। जिस तरह ज़िया साहब ने कहा कि तरबियत बहुत बाद में आती है, पहले अपने बच्चों के साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड करें कि जब आप उनसे कोई बात करें, आप उनकी इस्लाह करें तो वो आप पर यकीन करें, आप पे ट्रस्ट करें कि अगर मेरे वालिदैन मुझे किसी बात से, किसी काम से रोक रहे हैं तो ये मेरा भला चाहते हैं। ऐसे नहीं कि दिन रात आपने कैसे गुजारे, आपके बच्चे को इल्म नहीं और एकदम से आपने आगे कह दिया अरे बच्चे मैं आपका बाप हूँ और मैं आपको इस काम से रोक रहा हूँ। जब मोहब्बत का रिश्ता नहीं होता तो फिर तरबियत नहीं हो पाती। बहुत ज़रूरी है कि हम ज़्यादातर वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें और हमारी नज़रों के सामने रहें हमारे बच्चे। ये चीज़ बहुत अहम है। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे इस कॉन्वर्सेशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं समाज। हम बात कर रहे हैं कि हम बहैसियत समाज अपने दीन से दूर होते जा रहे हैं
और फिर कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि शायद तरबियत में कमी रह गई जिस वजह से हम इस ज़बू हाली का शिकार हैं। लेकिन तरबियत का सिर्फ वालिदैन करते हैं या वो स्कूल भी करता है जहाँ बच्चा तालीम हासिल करने जाता है, या वो असातिज़ा, वो लोग जिनमें हम उठते बैठते हैं, क्या वो भी हमारी तरबियत के ज़िम्मेदार हैं? हमने सोचा हम इसके ऊपर बात करें। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहिदा मलिक ने, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और ब्रीफ साइकोथेरेपिस्ट भी। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का डॉक्टर साहिबा। वेलकम। आप ये बताइए कि कौन है जो हमारी तरबियत करता है? क्या सिर्फ वालिदैन करते हैं या कोई इंस्टीट्यूट है जो और भी है जो करता है? देखिए, अखलाकी तौर पे जब हम अखलाकी रवैयों की बात करते हैं माशरती तौर पर, तो ये माशरती रवैये सबसे पहले तो आप घर से, आप जिसे कहते हैं कि माँ की गोद जो है वो पहली तरबियत का है। हर आदमी इसको कोट भी करता है। हम मदर टंग की बात करते हैं, हम मादरी ज़बान, मैनर्स जो है वो घर से सीखते हैं। तो ये हमने देखा है कि पिछले कोई 15-20 सालों में ये रवैये टेक्नोलॉजी जब उसकी तेज़ी से, मतलब ये कि टेक्नोलॉजी में जो एवोल्यूशन आई है उसकी वजह से, मतलब ये दुनिया सारी में ये रवैये जो है ये डिस्कस हो रहे हैं कि वो माँ से हट के थोड़ा सा बच्चे जो हैं वो बहुत यंग एज में माँ से डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। मदर चाइल्ड इंटरेक्शन में कमी आई है, लैक ऑफ इंटरेक्शन की कमी आई है। बिल्कुल बिल्कुल, इंटरेक्शन जो मदर चाइल्ड इंटरेक्शन था उसमें कमी आई है। तो बेसिकली हमें ये जो जनरेशन हमें 15-20 सालों में बड़ी हुई नज़र आती है, इसमें लैक ऑफ टॉलरेंस इस वजह से भी नज़र आती है। वो जो माँ का सीने से लगने का वो जो एक एलिमेंट था ज़्यादा टाइम के लिए उसके पास, अब माएँ वो जैसे कहा भी जाता है, कोट भी किया जा रहा था कहीं, बड़ा अच्छा मुझे मिला कि अगर जब पुरानी माँ जो है वो जब बच्चे को दूध पिलाती थी तो वो उसको अच्छा बड़ा आदमी बनने के वहाँ पे उसको तरबियत कर रही होती थी। अब बच्चों को सुलाने के लिए दूध पिला रही होती है माँ के, जल्दी सो जाओ, यू नो। तो अब कौम सो रही है, कौम इसीलिए सो रही है। हाँ। और मुझे लगता है कि उससे पहले वो सलाउद्दीन अयूबी इसलिए पैदा होते थे, वो बड़े बड़े लोग इसलिए पैदा होते थे। माएँ तिलावत करती थी जब वो फीड कराती थी, और माएँ ये सारा टाइम, क्वालिटी टाइम उनको उस वक्त जब उसके सुलाने का टाइम है, जब उसको साथ लगाने का टाइम है, उसको फिज़िकल टच देने का टाइम है, उसको फीड करने का टाइम है, तो कपड़े चेंज करने का टाइम है। ये तीन, एज अ लैंग्वेज प्रैक्टिशनर, एज अ स्टूडेंट ऑफ लैंग्वेज थेरेपी मैं ये बताऊंगी कि ये 3 औकात होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हम ट्रेनिंग लेते हैं। और इंसान इन 3 ही चीज़ों के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता है, गुफ्तगू करता है। वो सोना है, वो कपड़े हैं, चेंज करना, कपड़े, शादी में जाना है, कौन से कपड़े पहनेंगे, बनाएंगे क्या, और तीसरा फूड है, खाना। ठीक है, फूड इनटेक। ये तीनों टाइम हमने, अगर आप अक्सर देखें तो ये टीवी या मीडिया या लैपटॉप या इसकी नज़र हो गए हैं कि ये मोबाइल पकड़ा हुआ है और बच्चे को हमने टीवी के आगे बिठा दिया है और हम वहीं उसके कपड़ा, डायपर चेंज कर रही हैं। हम बच्चे को खाना भी तब खिलाते हैं जब कार्टून लगा हुआ है और उसका आईपैड के साथ खाना खिला रहे हैं। तो हम जो तरबियत तो वो वहाँ से ले रहा है जो देख रहा है, यानी कि उसकी अटैचमेंट आपसे नहीं, हाँ, उस गैजेट से है, गैजेट से है। तो तरबियत, जो तरबियत करेगा वो वही सीखेगा। हम जो सिखा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं, अब हम जब माशरती रवैयों की बात करते हैं कि बच्चे हमें अटेंटिव नहीं रहे, या वालिदैन का वो हकूक़ पूरे नहीं कर रहे, या वालिदैन की वो रिस्पेक्ट नहीं है, टीचर्स की वो रिस्पेक्ट नहीं है, हम इम्पोर्टेंस किसको दे रहे हैं? हम खुद वो जो बोएंगे वही काटेंगे ना। बिल्कुल, और वही काट रहे हैं। हाँ, हम जो इनटेक दे रहे हैं उसको, जो इनपुट दे रहे हैं, वो तो हम उससे गैजेट से दे रहे हैं सारा टाइम। और फिर हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ अटैच हो, वो मेरे बिहेवियर्स को समझे, वो मेरी आंख के इशारे समझे, ये हो नहीं सकता, ये नहीं, वो मुझे केयर करे, नहीं, वो नहीं हो सकेगा। तो यानी कि हमारी औलाद या हमारे यंगस्टर्स अगर आज दीन से दूर हैं तो वो इसलिए क्योंकि हम बहैसियत बड़े होने के, सबसे पहला जो इंस्टीट्यूट है, 80% आपके घर ने आपको, माँ ने तरबियत करनी है, देखिए रोल है। अब हमने माओं को बहुत बिजी कर दिया हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि जब बच्चों की पेरेंटिंग का टाइम है, नेस्टिंग टाइम जिसे हम कहते हैं, इस टाइम में हम ईस्ट में देखते हैं कि माँ को सपोर्ट नहीं किया जाता, माँ को इमोशनली सपोर्ट नहीं किया जा रहा होता। अब जॉब्स करने वाली ख़वातीन हैं अगर, और ये अगर हम देखते हैं तो वेस्ट ने बल्कि इसके ऊपर बेहतर काबू पाया कि उन्होंने साथ में नर्सरीज बना दी उनके ऑफिसेज के, कि यू गिव देम टाइम, आप जाएं और मतलब अपना लंच ब्रेक जो है बच्चे के साथ उसको भी खिलाएं और उसके साथ टाइम गुजारें, क्वालिटी टाइम गुजार लें। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो हम मेहमानों में बटी हुई ख़वातीन हैं, फिर वो जॉब भी कर रही हैं, फिर सोशलाइज भी कर रही हैं, फिर मियाँ का भी ख्याल रखना है, ससुराल का भी रखना है, मेके का भी रखना है। तो वो जो नेस्टिंग टाइम है जिसमें उसने बच्चों की परवरिश करनी थी, उस पर लोड ज़्यादा माँ के ऊपर है, और वो ज़ाहिर है उसके लिए आसान है
कि पहले मुलाजमीन के सुपुर्द कर दिया जाता था, तो वो फिर भी चलो एक आया होती थी, वो एक ह्यूमन रिलेशनशिप सीखता था, जी, अच्छी आया से भी सीखता था, जी। एक दूसरी माँ जिसे आप कहेंगे या रज़ाई माएँ भी होती थी, उनसे भी सीखता था बच्चा। अब वो सीखी गैजेट से रहा है, फिर हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो उसने देखा है गैजेट पे, मैं माजरत के साथ कहूँगी कि मैं अक्सर ये कहा भी करती हूँ कि मीडिया को अब ये जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है कि वही अब बच्चों को ट्रेनिंग भी दे, वही बच्चों की तरबियत भी करे कि वो उसमें पॉजिटिव प्रोग्राम्स बनाए। और ये दुनिया में ये डिस्कशंस हो रही हैं कि वो अगर मीडिया ही, बच्चे उसी से सीख रहे हैं। अब ये जैसे कोरोना आया, कोविड-19 में बच्चों ने ऑनलाइन एजुकेशन, जाहिर है उस पे, तो हमने एजुकेशन भी तो ऑनलाइन की है ना, तो तरबियत भी ऑनलाइन करें हम थोड़ी, यानी कि तरबियत भी ऑनलाइन करें क्योंकि एजुकेशन भी ऑनलाइन, क्योंकि बच्चे देख ही वही रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मेरी आपकी बात से डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी की एक बात, जब बच्चों को कार्टून दिखाओगे तो बच्चे कार्टूनों वाली हरकतें करेंगी ना, और वही करेंगे। इसलिए हमारी जो दीन से दूरी है उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि शायद हमारी तरबियत से दीन का वो अंसर हट चुका है। मैं बार बार ये बात कहूँगी कि इस्लाम से ज़्यादा मॉडर्न रिलीजन कोई नहीं, जो एक ऐसी सोसाइटी तश्कील देना चाहता है जिसमें मॉडेस्टी हो, ग्रेस हो, हया हो, टॉलरेंस हो। और अगर हमारे अंदर आज ये एलिमेंट्स मौजूद नहीं तो शायद वी हैव फेल्ड एज ए सोसाइटी, कि हमने दीन को बहुत पीछे रखा और हम बाकी टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए, मगर बहैसियत इंसान हम बहुत पीछे रह गए। कोशिश कीजिए अपने बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारिए, दीन की रोशनी में उनको बताइए कि दीन है कितना खूबसूरत, उनसे अल्लाह की बात करें और उनसे कहें कि अल्लाह से अपने दिल की बात करो, कि उससे बेहतरीन दोस्त कोई नहीं। ये तरीका ज़रूरी है तरबियत में शामिल करने का। मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे से ये बात कहूँ कि जब नमाज़ पढ़ने जाओ तो अल्लाह ताला को कहना, मामा कह रही थी अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि अल्लाह आपकी बात सुन रहे हैं तो मेरा सलाम कह देना। और उसको ये बात सुनकर खुशी होती है कि जब मैं अल्लाह से बात कर रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, तो मैं अल्लाह से कलाम कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। अपने बच्चों को दीन से करीब कीजिए, अपने आप से करीब कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।